नमस्कार दोस्तों, एल्फा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में। आज पहला चैप्टर होगा साइंस का हमारा प्रकाश। पहला चैप्टर प्रकाश है। प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश से हमें किसी भी वस्तु को देखने की या दृष्टि की अनुभूति होती है। तो वस्तु को देखने की क्या होती है? अनुभूति होती है। प्रकाश से वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश से वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश से छाया बनती है। छाया से क्या होता है? छाया से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, छाया से ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं। अब प्रकाश की परिभाषा की बात करें तो प्रकाश की परिभाषा की बात करें तो प्रकाश वो है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है तथा जिससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है अथवा ऊर्जा मिलती है। वो क्या होता है? प्रकाश होता है। तो प्रकाश की परिभाषा होगी किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति जिससे होती है वो होता है प्रकाश। अब प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश किस तरह गमन करता है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। प्रकाश में की किरणें होती हैं। किरण में क्या होता है? किरण में एक विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय। तो प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय किरण होती हैं। अब प्रकाश की कई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जैसे प्रकाश की कई घटनाएं होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परावर्तन के बारे में। पहली घटना क्या होती है? परावर्तन। परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन के बाद हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण के बाद पढ़ेंगे हम ध्रुवण। ध्रुवण के बाद पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बाद पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, व्यतिकरण। व्यतिकरण हो गया, इतने पढ़ेंगे। तो प्रकाश की एक बार ये बता देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे इसकी घटनाएं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश से वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, दृष्टि की अनुभूति होती है। प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश से छाया बनती है और छाया से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनते हैं। प्रकाश किस तरह गमन करता है? तो प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश की किरणें किस प्रकार की किरणें होती हैं? तो प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होते हैं और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो सरल रेखा में जब गमन करता है तो प्रकाश के छोटे छोटे कण एक दूसरे से मिलकर चलते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटोन। तो प्रकाश की किरणों में जो कण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटोन। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रकाश फोटोनों के रूप में गमन करता है। और प्रकाश सरल रेखा के साथ साथ प्रकाश से साइंस में दो भागों में की तरह गमन करता है। तो सरल रेखा में भी गमन करता है, लेकिन आधी फिजिक्स हमें कण के आधार पर भी गमन करता है। यानी कि प्रकाश सरल रेखा में और कण के आधार पर दोनों में गमन करता है। तो प्रकाश किस तरह गमन करता है? सरल रेखीय गति में भी गमन करता है और कण में गति करता है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन की परिभाषा पढ़ेंगे, परावर्तन के उदाहरण पढ़ेंगे, परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो हम सबसे पहले परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन पढ़ने से पहले मैं दो तीन चीज बता देता हूं। परावर्तन के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? परावर्तन के लिए हमें एक परावर्तित सतह चाहिए। परावर्तित सतह किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये परावर्तित सतह। परावर्तित सतह वो है जिससे प्रकाश की किरण उसको पार ना कर सके। तो परावर्तित सतह क्या है? जैसे हमने कोई कांच लिया, एक इस कांच से प्रकाश की किरण एक इधर से डालेंगे तो दूसरी साइड से निकल जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे? इस पर एक तरफ पॉलिश कर देंगे, किसी भी चीज की पॉलिश कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसमें प्रकाश की किरण इस कांच से दूसरी साइड में नहीं जा पाएगी या दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी। तो इस प्रकार की सतह को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित सतह। तो परावर्तित सतह में क्या होता है कि प्रकाश की किरण उस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती है। तो वो दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती तो प्रकाश की किरण जाती कहाँ है? इसी के लिए हम कहते हैं कि एक प्रकाश की किरण, हमने कोई ए है प्रकाश की किरण जो हमने परावर्तित सतह mn पर
आपतित करवाई, यानी कि आपतित किरण क्या होती है, दूसरा हम पढ़ेंगे आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तन के लिए क्या क्या चाहिएगा, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे। पहले हमने एक प्रकाश की किरण को ए, जिसने हमने परावर्तित सतह एम पर आपतित करवाई, तो ये परावर्तित सतह से टकराकर आगे दूसरी तरफ तो जा नहीं पाएगी, तो पुनः वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की किरण आई और टकराई, पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो लौट के जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित सतह। तो तीसरे में किस चीज की आवश्यकता पड़ी, परावर्तित किरण की। पहले हमने किसकी जरूरत पड़ी, परावर्तित सतह की, दूसरे में परावर्तित आपतित किरण की, तीसरी परावर्तित किरण की। साइंस में हमने एक मान लेते हैं कि जहां ये जिस बिंदु पर टकराती है वहां से हमने एक अभिलंब ले लिया, मान लें काल्पनिक रेखा ले लिया, एक अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, जो परावर्तित सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती हो, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो हमें चौथी चीज किसकी जरूरत पड़ी, अभिलंब की, अभिलंब। अब परावर्तन क्या किसे कहेंगे, परावर्तन ये कहेंगे कोई आपतित किरण किसी परावर्तित सतह पर गिराने पर वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब इसमें परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, तो परावर्तन के नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितनी डिग्री का कोण बनाती है, कोई कोण बढ़ाएगी, माना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 8 डिग्री का कोण बनाती है, कितनी डिग्री का, आपतित किरण कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 8 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 8 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 8 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण कितने डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तित किरण 8 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण द्वारा अभिलंब पर बनाया गया कोण तथा परावर्तित किरण का अभिलंब पर बनाया गया कोण, दोनों कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर आई का मान हम 30 डिग्री लेते हैं तो परावर्तित किरण का भी मान, आर का भी मान हमें 30 डिग्री होगा। यानी कि जिस कोण से आपतित किरण होगी, जिस कोण से आपतित किरण आएगी, उसी कोण से ये परावर्तित हो जाएगी, अभिलंब के साथ दोनों में ये कोण बनेगा। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। तो पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया परावर्तन कोण। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, परावर्तन के दो नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। क्या होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होंगे, एक ही तल और एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। एक ही तल बोल सकते हैं, एक ही बिंदु बोल सकते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। और दूसरा नियम ये कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। तो पहले इस परावर्तन को एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि परावर्तन के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी। परावर्तन के लिए हमें एक परावर्तित सतह चाहिए, जो हमने कोई दर्पण ले लिया। ये एम क्या है, एम एक दर्पण है, दर्पण है, हमने कांच लिया, उसके एक तरफ पॉलिश कर दी तो ये दर्पण बन गया, एक और परावर्तित सतह बन गई। तो एम हमने क्या लिया है, परावर्तित सतह ली। उसके बाद हमने एक आपतित किरण परावर्तित सतह पर आपतित करवाई। तो आपतित करवाने के बाद वो परावर्तित किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटती हुई किरण को हम परावर्तित किरण बोलेंगे। और प्रकाश की इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। हमें तीसरी एक अभिलंब, जो एक काल्पनिक रेखा मानी हमने, जो परावर्तित सतह पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रकाश की इस घटना को, किस घटना को, कि कोई भी प्रकाशीय किरण अगर किसी परावर्तित सतह पर टकराते हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। कहां गया रे? अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण।
नाम बता, 3 नंबर का नाम बता। तीसरा उदाहरण वो क्या है? हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। हम पढ़ रहे हैं, पहले परावर्तन पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे अपवर्तन, फिर पढ़ेंगे विवर्तन। हम पढ़ रहे हैं परावर्तन, तो परावर्तन की परिभाषा देख ली, परावर्तन का डायग्राम देख लिया, परावर्तन में के नियम देख लिए। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के उदाहरण। परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? परावर्तन के उदाहरण होते हैं कि किसी भी वस्तु का दिखाई देना। सबसे बड़ा उदाहरण है वस्तु किसके कारण दिखाई देती है? तो वस्तु दिखाई देते हैं किसी भी वस्तु का दिखाई देना। तो वस्तु किसके कारण दिखाई देती है? वस्तु में दिखाई देती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। दूसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो दर्पण में प्रतिबिंब किसके कारण बनता है? परावर्तन के कारण। पहाड़ी इलाके में आवाज लगाने पर बार बार सुनाई देना। तो आप पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र में आवाज का बार बार सुनाई देना। तो पहाड़ी इलाके में हम कोई चिल्लाता है, बोलता है, तो आवाज बार बार सुनाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो वहां अपवर्तन, आवाज का अपवर्तन कैसे होता है? तो हम जैसे बोलते हैं तो पहाड़ी इलाके में आवाज जाएगी, टकरा कर वापस हमें फिर से सुनाई देगी। तो पहाड़ी क्षेत्र में आवाज का बार बार सुनाई देना या फिर से सुनाई देना किसके कारण होता है? अपवर्तन के, परावर्तन के कारण। हम परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नियमित। पहला कौन सा होता है? नियमित परावर्तन। दूसरा कैसा होता है? विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? पहले हम नियमित परावर्तन ले लेते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन किसी चिकनी सतह पर, चिकनी सतह जैसे दर्पण हुआ, कोई दीवार हुई, तो जैसे हमने कोई चिकनी सतह में कोई दर्पण ले लिया, ये दर्पण हमने कोई परावर्तित सतह mn ले ली, जो कि कैसी है? एक चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह पर हम अगर प्रकाश की किरण आपतित करवाएंगे तो जिस माध्यम से वो आएंगे वापस उसी माध्यम में जाएगी, तो प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन सभी किरणें एक ही दिशा में जाएंगी। जैसे हमने इधर से, यहां से परावर्तित कराई तो एक किरण इधर गई, दूसरे आपतित कराई वो भी इधर गई, तीसरे आपतित कराई वो भी इधर गई। यानी इसमें नियमित हो रहा है, एक ही तरफ हो रहा है। तो प्रकाश के इस परावर्तन को क्या कहेंगे? तो नियमित परावर्तन। यानी कि किसी चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन होगा तो वो नियमित परावर्तन होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे विसरित परावर्तन। दूसरा कौन सा है? विसरित। विसरित परावर्तन क्या होगा? नियमित परावर्तन का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। यानी कि नियमित परावर्तन में एक चिकनी पृष्ठ ली थी, इसमें हम लेंगे किसी खुरदरी या किसी ऐसी परावर्तित सतह जिसमें प्रकाश की किरणों का परावर्तन निश्चित नहीं होगा। जैसे हमने कोई भी परावर्तित सतह ले ली है mn, अब इसमें हमने एक प्रकाश किरण यहां आपतित करवाई तो ये टकराकर इस माध्यम में आ गई। दूसरी किरण हमने यहां आपतित करवाई, ये टकराकर इधर गई। यानी कि एक प्रकाश की किरण इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, तीसरी हमने देखा इधर जा रही है, चौथी हमने देखा कि वापस उसी रेखा पे चली जाती है। तो इस प्रकार की सतह को हम कहेंगे खुरदरी सतह कहेंगे। तो इस प्रकार की सतह पर जो परावर्तन होगा वो होगा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में नहीं होगा, ये चारों तरफ फैलेगा, चारों अलग अलग दिशाओं में फैलेगा। तो इस प्रकार को हम परावर्तन को क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन। और नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? जो एक ही दिशा में होगा उसको नियमित परावर्तन कहेंगे। परावर्तन के बाद हम पढ़ते हैं अपवर्तन। परावर्तन के बाद पढ़ते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी? अपवर्तन की परिभाषा देने से पहले मैं 2 छोटी परिभाषाएं बताता हूं। एक तो सघन माध्यम की परिभाषा, दूसरा हम पढ़ेंगे विरल माध्यम की परिभाषा। अब ये सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं? इनका कोई फिक्स नहीं कि कौन सघन होगा कौन विरल होगा, लेकिन ये दोनों एक साथ आएंगे तब हम बता सकेंगे कि ये सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम क्या होगा कि किसी दूसरे माध्यम की तुलना में, दूसरे माध्यम की तुलना में कण पास पास हो। यानी कि माध्यम कैसा होगा? सघन माध्यम जिसके दूसरे के माध्यम की तुलना में जिसके कण पास पास में होंगे वो कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। और विरल माध्यम क्या किसे कहेंगे? दूसरे माध्यम की तुलना में जिसके कण दूर दूर होंगे, जिसके कण दूर दूर होंगे उसको क्या कहेंगे? विरल माध्यम। तो इसमें कण पास पास और दूर दूर से क्या मतलब है? जैसे हमने एक ठोस लिया, कोई ये ठोस पदार्थ है,
तो ठोस पदार्थ में कण क्या होते हैं? ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस की परिभाषा ये होती है कि जिसके कण बहुत पास पास होते हैं, जो अपनी आकृति परिवर्तन का विरोध बहुत ज्यादा करता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को ठोस कहेंगे। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, इसके कण बहुत पास पास हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकते कि सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है। कब तक नहीं कह सकते? जब तक हम इसके तुलना में कोई दूसरा माध्यम ना लेके आए। तो ये किस प्रकार का माध्यम होगा ये भी हम कह नहीं सकते। जैसे ठोस पदार्थ ले लिया हमने नीचे वाला कोई एन पदार्थ है तो जो ठोस है, हमने ऊपर वाला एक एम पदार्थ ले लिया जो एक द्रव्यमान है, द्रव्य है या गैस है। और तो द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? द्रव्य की परिभाषा ये है कि जिसके कण ठोस की तुलना में पास पास दूर दूर हो, तो इस प्रकार के माध्यम को क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। तो इसमें कण पास पास होने से क्या मतलब है? जैसे कोई ठोस अवस्था होगी तो सघन माध्यम होगी, और अगर द्रव्य की तुलना में करें तो एक द्रव्य है, ये ठोस है, तो द्रव्य की तुलना में ठोस कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। और ठोस की तुलना में द्रव्य कैसे माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। ये कैसा हो गया? विरल माध्यम। ये हो गया सघन माध्यम। तो हमने तीसरा और एक पदार्थ और ले लेते हैं जिसमें हम गैस भर देते हैं, तो गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि द्रव्य और गैस में कौन सघन है और कौन विरल है। तो गैस कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य की तुलना में ये इसके कण दूर दूर है। और द्रव्य कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। तो हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा माध्यम सघन है कौन सा विरल माध्यम है जब तक दूसरा माध्यम ना लें। तो इसमें ठोस माध्यम कैसा हो गया? सघन होगा। किसकी तुलना में? द्रव्य की तुलना में। और द्रव्य कैसा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। किसकी तुलना में? गैस की तुलना में। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की परिभाषा पढ़ेंगे। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की आवश्यकता होगी। हमने दो माध्यम ले लिया कि माना कि ये कोई कांच है, तो कांच कैसा माध्यम है? कांच एक ठोस माध्यम है। कैसा माध्यम है? ठोस माध्यम है। दूसरा हमने यहां वायु ले ली, तो वायु कैसा हो गया? विरल माध्यम। वायु कैसा हो गया? विरल माध्यम। किसकी तुलना में? कांच की तुलना में। तो कांच की तुलना में वायु कैसा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरण, एक कोई भी प्रकाश की किरण ये हम आपतित करवाते हैं किस पे? ठोस कांच पे, जो क्या है? कांच है। सघन माध्यम पे हम प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं। कौन सी किरण? प्रकाश की किरण। जैसे ही प्रकाश की किरण हम इस पर आपतित करवाएंगे तो ये जो इसको अपने जाना तो इसको ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा अपने पथ से विचलित होके हो जाती है। और हमने एक यहाँ काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, कोई अभिलंब है। क्या ये? काल्पनिक रेखा अभिलंब। अभिलंब हमने परावर्तन भी माना था, इसमें मान लेते हैं जो अभिलंब क्या है? काल्पनिक रेखा है। जैसे हमने कोई प्रकाश किरण एक हमने सघन माध्यम कांच पे अपवर्तित करवाई या डाली, तो जैसे हमें इस पे डालेंगे तो कांच में प्रवेश करते हुए प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है और वो अभिलंब की ओर या तो झुक जाएगी या दूर हट जाएगी। वो झुकेगी कब और दूर कब हटेगी? जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुकेगी कब? जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो झुक जाएगी। तो हमने वायु क्या माना था? विरल माध्यम। ठोस और सघन माध्यम क्या था? ठोस क्या था? सघन माध्यम। तो यह विलंब की ओर झुक जाती है। और दूर कब हटेगी? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब से दूर कब हटेगी? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा कहां से आई या किससे बनाएंगे? तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हम बनाएंगे। कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, कौन सा माध्यम? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को या इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके भी नियम होंगे। कौन कौन से नियम होंगे? पहले हम इसका एक बार और समझ लेते हैं। हम दूसरा लेते हैं कि कोई कांच है, एक सघन माध्यम ले लेते हैं। ये कांच कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम हो गया। हम सघन माध्यम कांच से एक प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं। ये एक प्रकाश की किरण जहां टकरा रहे वहां हमने एक काल्पनिक रेखा मान ली अभिलंब, जो अपवर्तित या दूसरे माध्यम की सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से विचलित होकर थोड़ा दूर हट जाती है। किससे? अभिलंब से। इसमें अब ये अभिलंब से दूर हट रही है, इसमें अभिलंब की ओर झुक रही है। क्यों? क्योंकि इसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और इसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। हमने पहले बताया था जब अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये
दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। तो विरल से अगर सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन इससे कहेंगे, आप इसी डायग्राम से हम एक प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा पढ़ाएंगे कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें घटना क्या होगी, या अपने पथ से विचलित कैसे होगी? तो पथ से विचलित हो गया तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की इसी घटना को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम दो नियम बनाएंगे। तो दो नियम कौन से होंगे कि प्रकाश की आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बढ़ाती है तथा अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, तो इसमें क्या पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब जो आपतन कोण होगा उसका उस जितना आपतन कोण होगा उससे पहले हम साइन थीटा लगा लेंगे, यानी साइन लगा लेंगे। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होगा। एक निश्चित अनुपात होगा। किस में होगा? जब दोनों माध्यम सेम होंगे, एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे हम अगर कोई भी माध्यम लेते हैं, जैसे वायु से हम अगर कांच में प्रकाश की किरण अपवर्तित करवाएंगे तो हमेशा उन दोनों जो कोण होंगे, यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, हमेशा का दोनों का जो मान आएगा, दोनों की जो अनुपात आएगा वो एक सेम आएगा। और जिस अनुपात में आएगा, यानी आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का एक अनुपात आएगा, उस अनुपात को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक। तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तनांक। और यह अपवर्तनांक क्या होता है? एक निश्चित मान होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। जब वायु से कांच में प्रवेश कराएंगे तो एक निश्चित होगा, और वो किसका अपवर्तनांक होगा? वो होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, पहले माध्यम का नहीं होगा। अगर हम यहाँ कांच से वायु से कांच में प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं और हम कोण की दोनों कोण आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निकालते हैं तो एक अपवर्तनांक आएगा, एक निश्चित मान आएगा। जो अपवर्तनांक आएगा वो दूसरे माध्यम का आएगा, दूसरा माध्यम जो होगा उसका आएगा। इसमें अगर हम जैसे इसमें डालेंगे तो हमें दूसरा माध्यम कौन सा होगा? इसमें वायु होगा। तो इसमें जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान होगा, अनुपात होगा, और जिससे अपवर्तनांक निकलेगा वो आएगा वायु का। तो अपवर्तनांक किसका आएगा? अपवर्तनांक हमेशा दूसरे पदार्थ का, दूसरे माध्यम का आएगा। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम वो कहता है जो परावर्तन में कहा था। दूसरा नियम परावर्तन का और अपवर्तन का दोनों नियम सेम है। तो दूसरा नियम इसमें क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम अब परावर्तन में भी सेम था, इसी में भी सेम है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दिख रहा है यहां तक? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि तीनों एक ही जगह स्थित होंगे, इनका एक ही बिंदु होगा। ठीक है, तो दोनों में नियम सेम था। दूसरा नियम उसमें अपवर्तित किरण की जगह परावर्तित किरण थी, क्योंकि वो एक परावर्तन की घटना थी। इसमें अपवर्तन की घटना है तो इसमें अपवर्तित किरण आएगी। तो अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? जिसका अपवर्तन होगा वो अपवर्तित किरण, जिसका परावर्तन होगा वो परावर्तित किरण। तो पहला नियम क्या कहता है? इसका अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित अनुपात होगा, जिसको कहते हैं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का होगा। दूसरा माध्यम कौन सा है? जैसे इस उदाहरण, इस एग्जाम्पल के उदाहरण में लेते हैं हम, क्या होगा दूसरा माध्यम? दूसरा माध्यम इसमें सघन माध्यम, और सघन माध्यम कौन सा है? कांच का। अगर इसमें कोण आई और तथा कोण आर की ज्या का मान निकालते हैं तो जो अनुपात आएगा, और अनुपात को दोनों कोणों की ज्या का अनुपात को हम क्या बोल रहे थे? अपवर्तनांक बोल रहे थे। और वो अपवर्तनांक किसका आएगा? कांच का आएगा।
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे और यही सेम नियम उसका भी था परावर्तन का, उसमें परावर्तित किरण थी, उसमें इसमें अपवर्तित किरण है। अभी इसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता पड़ी। हमने एक माध्यम चाहिए सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम चाहिए, है ना। तो सघन माध्यम किसे कहेंगे, दूसरे माध्यम की तुलना में जिस माध्यम के कण पास पास होंगे वो सघन माध्यम होगा, और दूसरे माध्यम की तुलना में जिसके कण दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम होगा। एक बात का ध्यान रख लेना, अगर ठोस है और द्रव है तो ये हमेशा ठोस सघन माध्यम होगा और द्रव विरल माध्यम होगा। दूसरा गैस, तीसरा गैस ले लेते हैं। जैसे अब बता देता हूं, गैस की तुलना में द्रव कैसा है, सघन माध्यम में, और गैस की तुलना में ठोस कैसा है, सघन माध्यम में, और द्रव की तुलना में ठोस कैसा है, सघन माध्यम में। अब बात करते हैं कि ठोस की तुलना में गैस कैसा है। ठोस की तुलना में गैस विरल माध्यम है, और गैस की तुलना में द्रव की तुलना में गैस कैसा है, विरल माध्यम है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा विरल माध्यम। तो दूसरे पदार्थ की तुलना में जिसके कण दूर दूर होंगे वो होगा विरल माध्यम। अब हम पढ़ रहे हैं कि सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये हमने कण के आधार पर पढ़ा कि इसमें कण किसके दूर दूर है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अपवर्तन किसे कहेंगे। तो अपवर्तन किसे कहेंगे, अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यम लिया, हमने एक विरल माध्यम लिया, विरल माध्यम हमने वायु ले लिया, और दूसरा हमने सघन माध्यम लिया, सघन माध्यम हमने कांच ले लिया। जब प्रकाश की किरण, हमने कोई एक प्रकाश किरण ये जो वायु से हमने कांच पे अपवर्तित करवा रहे हैं, यानी कि डाल रहे हैं, तो जैसे इस पे डालेंगे तो इसको जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। और विचलित कैसे हो, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की इस क्रिया को क्या कहेंगे, या इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो सीधे सी एक छोटी सी है, अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की परिभाषा होगी प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलित होना। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि देखा कि परिभाषा हम देखेंगे अभिलंब की ओर या तो दूर हटेगी या झुकेगी। तो ये कब दूर हटेगी, कब झुकेगी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। हमने इस अपवर्तन की परिभाषा पढ़ ली, अपवर्तन की डायग्राम पढ़ लिया, अपवर्तन में कब अभिलंब की ओर झुकेगी कब दूर हटेगी वो पढ़ लिया, अपवर्तन में सघन माध्यम और विरल माध्यम की परिभाषाएं पढ़ ली। अब पढ़ रहे हैं अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होगा, और इस निश्चित अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और जो ये अपवर्तनांक आएगा ये दूसरे माध्यम का आएगा। किसका माध्यम का आएगा, जैसे में पहला माध्यम ये था, दूसरा माध्यम ये था, तो अपवर्तनांक हमेशा दूसरा माध्यम का आएगा। और दूसरा अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। जैसे ये आपतित किरण यहाँ आ रही है, अभिलंब भी यहाँ आ रहा है, और अपवर्तित किरण भी आ रही है, यानी कि तीनों एक ही तल पर मिल रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन का दूसरा नियम। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के उदाहरण। ऑपरेटर इस टाइम पे वीडियो रोक दिया कर, सीखा करो कुछ। अब तो चालू रहने दे। अब पढ़ रहे हैं अपवर्तन के उदाहरण। क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन के उदाहरण। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या है, अपवर्तन की जो घटनाएं होती हैं दैनिक जीवन में, अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दैनिक जीवन में अपवर्तन की जो घटनाएं होती हैं वो है, हम पहले पढ़ेंगे। आपने देखा होगा किसी भी पेंसिल का अगर हम पानी में डुबोते हैं तो वह मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन में। तो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, किसमें, पानी में। ठीक है, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, अगर हम किसी पेंसिल को पानी में डुबोते हैं तो उसका मुड़ा हुआ, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। दूसरा उदाहरण पढ़ रहे, पानी में डूबे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, किसी भी पानी में अगर सिक्के का डूबा है तो देखते हैं कि वो अपने जिस गहराई में होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तीसरा एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना। तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे में अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं।
मैं कुछ एग्जांपल वैसे बता देता हूं लिखने की बजाय। जैसे तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, किसी लाइट या किसी मोमबत्ती की लो की दूसरी तरफ की वस्तुएं में हिलती हुई दिखाई देना अपवर्तन के कारण। और एग्जांपल बता रहे हैं, आप बताते जाओ, बोलते जाओ कुछ एग्जांपल। स्टूडेंट बैठे हुए बोल रहे हैं, बोलते जाओ। कुएं की गहराई, हाँ, कुएं की गहराई का कम दिखाई देना, ये अपने पानी की नदी की गहराई का कम दिखाई देना। पानी में मछली सिक्का पेंदे ऊपर उठा दिखाई हाँ, ये मछली का और या सिक्के का पेन ऊपर उठाई दिखाई दे रहा है, सिक्के वाला एग्जांपल हो गया। कुएं की गहराई का कम दिखाई देना, ठीक है। कुएं की गहराई का कम दिखाई देना, नदी की गहराई का कम दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण है? अपवर्तन के उदाहरण है। गर्मियों की दोपहर में मकानों की दीवारों का कंपन करते हुए प्रतीत होना। हाँ, आदि एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल हम परिभाषाओं में पढ़ रहे थे, वहां बता दिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं अगला, प्रकाश के अगले घटनाएं। हमने प्रकाश की दो घटनाएं पढ़ी। पहली घटना में अपवर्तन पढ़ी, परावर्तन पढ़ी, दूसरी में अपवर्तन पढ़ी, तीसरी हम पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं? परकीरण पढ़ रहे हैं। तीसरी घटना है परकीरण। तीसरी घटना कौन सी पढ़ रहे हैं? परकीरण। हमने अब तक जो पढ़ी, हमने डायग्राम से पढ़ी। अब तीसरी परकीरण की परिभाषा हम सीधा देंगे। कौन सी देंगे? कि वायुमंडल में उपस्थित प्रकाश, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण या वायु के कणों से जो प्रकाशीय किरण एक दूसरे से टकराकर बार बार विचलित होती है, तो वो एक अलग अलग पथ में विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? परकीरण। अलग अलग दिशाओं में विचलित होगी तो अलग अलग रंग की दिखाई देगी, तो प्रकाश का परकीरण किसे कहेंगे? जब वायुमंडल में उपस्थित कणों से बार बार टकराएगी तो वो अलग अलग दिशाओं में जाएगी। अलग अलग दिशा में जाने के कारण उसका अलग अलग रंग बदलता जाएगा। कैसा होगा? उसका रंग बदल जाएगा। तो प्रकाश की परिभाषा, प्रकीरण की परिभाषा किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में से गुजरेगी तो अलग अलग धूल के कणों आदि से टकराती जाएगी, तो उसकी दिशा बार बार परिवर्तित होगी। दिशा परिवर्तित होगी तो उसका रंग परिवर्तित होगा, और रंग परिवर्तन की सारी जो चक्र है इसको हम कहेंगे प्रकाश का परकीरण। तो प्रकाश का परकीरण का सबसे सरल उदाहरण, सबसे सरल परिभाषा मैं बता देता हूं, किसी भी वस्तु का अलग रंग में दिखाई देना। प्रकाश की परकीरण की सबसे सरल और एग्जाम्पल देखते ही आंसर देने वाला एक परिभाषा बता देता हूं मैं, कि प्रकाश का परकीरण किसे कहते हैं? कि वस्तु का अलग रंग दिखाई देना, वस्तु का अलग रंग दिखाई देना। तो प्रकाश की परकीरण की एक सीधी सी सरल परिभाषा जो बनाई है वो है वस्तु का अलग रंग दिखाई देना। तो वस्तु का अलग रंग दिखाई देना, या वस्तु का अलग रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परकीरण के कारण। अब इसके एग्जाम्पल बता देता हूं। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का, एक मिनट, आकाश का नीला दिखाई देना। हमने मैंने एग्जाम्पल लिखा आकाश का नीला दिखाई देना। मैंने पहले बता दिया कि वस्तु का अलग रंग दिखाई देना किसके कारण? परकीरण के कारण। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तो इसका किसके कारण होगी? प्रकाश की परकीरण की घटना के कारण। तो प्रकाश की परकीरण की घटना के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आकाश का वास्तविक रंग कैसा है? आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, तो आकाश का वास्तविक रंग कैसा है? तो आकाश का वास्तविक रंग की बात करें तो आकाश का वास्तविक रंग है काला। आकाश जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष में जाने पर देखेंगे कि आकाश का रंग काला है, लेकिन हमें नीला दिखाई देता है। नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परकीरण की घटना के कारण। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पानी का या समुद्री जल का नीला दिखाई देना, यानी जहां ज्यादा पानी होगा उसका नीला दिखाई देना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। अगर समुद्र का पानी हमें नीला दिखाई दे रहा है तो किसके कारण दे रहा है? परकीरण के कारण। परकीरण क्या है? प्रकाश की एक घटना है। अगर हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई दे रहा है तो इसका समुद्री पानी का वास्तविक रंग कैसा है? तो वास्तविक रंग जानने के लिए हम देखेंगे तो समुद्र के पानी का वास्तविक रंग कैसा है? समुद्र के, यानी कि पहली बात तो रंग का, पानी का कोई रंग नहीं है, तो समुद्री जल का वास्तविक रंग कैसा होगा? तो समुद्री जल का रंग, वास्तविक रंग क्या होता है? रंगीन होता है। जल कैसा होता है? रंगीन होता है, यानी कि जल का कोई रंग नहीं होता है। फिर भी हमें समुद्री जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के परकीरण के कारण।
तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण हमें समुद्री जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकिरण के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है? काला। और समुद्री जल या जल का वास्तविक रंग कैसा होता है? तो जल हमेशा रंगीन होता है, जिसका कोई रंग नहीं होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इसका, सूर्योदय सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो मैंने पहले बता दिया था कि किसी भी वस्तु का में अलग रंग दिखाई देता है तो वो होता है प्रकाश की प्रकिरण की घटना के कारण। सूर्योदय सूर्यास्त के समय अगर सूर्य का लाल दिखाई देता है तो वो किसके कारण होता है? प्रकिरण के कारण। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है प्रकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकिरण के कारण। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि प्रकिरण सर्वाधिक किस रंग का होता है? सभी रंग का प्रकिरण होता है, सर्वाधिक किस रंग का प्रकिरण होगा? तो सर्वाधिक रंग का जो प्रकिरण होगा वो होगा बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का सर्वाधिक प्रकिरण होता है, बैंगनी रंग का सर्वाधिक प्रकिरण होता है। यहां से एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम में प्रश्न कौन कौन से बनेंगे प्रकिरण से? अपवर्तन से और परावर्तन से सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा कि किसके कारण होता है। इसमें से कई प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न तो इसमें यह बनेगा कि सर्वाधिक प्रकिरण किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। दूसरा प्रश्न भी यह भी बन सकता है कि किसी वस्तु का अलग रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश की प्रकिरण की घटना के कारण उस वस्तु का अलग रंग दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न इसमें से यह बन सकता है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। चौथा प्रश्न इसी में से एक और बनेगा कि आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग कैसा होता है, जब प्रश्न आए कि आकाश का रंग कैसा होता है तो आकाश का रंग काला होता है। और हमें ऑप्शन मतलब पहला ही ऑप्शन मिलेगा नीला, है ना। और हम देखते करेंगे नीले पेटी, लेकिन आकाश का रंग नीला नहीं होता है, आकाश का रंग हमें होता है काला। पर दिखाई कैसा देता है? नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग कैसा होता है? काला होता है। और दिखाई कैसा देता है? नीला दिखाई देता है। नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरण की घटना के कारण। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन इसमें बढ़ेगा कि समुद्री जल का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। और प्रश्न यह आ सकता है कि समुद्री जल का रंग कैसा होता है? पहला इसमें प्रश्न आ गया एग्जाम्पल में, समुद्री जल का रंग कैसा होता है? तो समुद्री जल या किसी भी जल होगा तो उसका वो क्या होगा? जल हमेशा रंगहीन होता है। जल क्या होता है? वो रंगहीन होता है, चाहे वो समुद्र का जल हो, तालाब का जल हो, नदी का जल हो, जल हमेशा रंगहीन होगा। लेकिन हमें जहां गहरा जल भरा होता है, गहरा जल के जो स्रोत होते हैं जैसे तालाब, नदी, समुद्र, महासागर, जो भी, तो उसमें समुद्री जल या जो गहरा जल होगा उसका रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। अगला हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश का प्रकिरण के कारण। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगले में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, अगले में हम कुछ प्रकाशीय घटनाएं फिर पढ़ेंगे। उनमें पढ़ेंगे व्यतिकरण, फिर पढ़ेंगे ध्रुवण। अगले पार्ट में पढ़ेंगे हमें ध्रुवण, पूर्णांतरिक परावर्तन, ये तीन उदाहरण घटनाएं अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना लगे कोई बात नहीं, लाइक का बटन दबना चाहिए। और वो एक साइड में लाल वाला आता है राइट साइड में सब्सक्राइबर, उसको दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Alpha YouTube क्लासेज में आपका